हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 9 का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बच्चों को जनरली स्कूल के अंदर समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप उसको ध्यान से देखना। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल इन डिटेल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5। तो सबसे पहले हमें इसकी थ्योरी समझनी बहुत जरूरी है कि यूक्लिड क्या है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ज्योमेट्री का क्या मीनिंग होता है। तो आप देखिए, ये जो ज्योमेट्री वर्ड है, ये जो ज्योमेट्री वर्ड आया है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, जियो जिसका मीनिंग है अर्थ, और मेट्रिन जिसका मीनिंग है मेजर। जियो का मीनिंग है अर्थ और मेट्रिन का मीनिंग है मेजर, मतलब अर्थ का मेजरमेंट। तो पुराने जमाने में एंशियंट सिविलाइजेशन में क्या होता था कि अर्थ को नापने की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए ये ज्योमेट्री वर्ड आया। जैसे एक रिवर नाइल थी, आप देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रिवर नाइल थी, जब भी ये ओवरफ्लो हो जाती थी तो क्या होता था कि जो बाउंड्रीज थी, जो डिफरेंट एडजॉइनिंग फील्ड्स में जो बाउंड्रीज होती थी लैंड ओनर्स के बीच में, जो खेती की जमीन होती है जहाँ पे लोग अपना गेहूं चावल उगाते हैं, अलग अलग ओनर्स होते हैं। तो फ्लड आने से क्या होता था कि सारी जो बाउंड्रीज हैं वो मर्ज हो जाती थी, तो उसको रीड्रॉ करना पड़ता था। ये इतना बड़ा लैंड है, अगर इसके 4 ओनर्स हैं, ये फर्स्ट ओनर है, ये सेकंड ओनर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो क्या होगा, ये फ्लड आया और ये सब मर्ज हो गया, ये पूरा लैंड एक ही बन गया। तो क्या होगा, अब किसी को पता नहीं लगेगा मेरा कितना बड़ा पोर्शन है। तो उसमें वो क्या होता था, उसको दोबारा रीड्रॉ करने के लिए इसको यूज किया जाता था। तो इजिप्शियंस डेवलप्ड a number of geometric techniques and rules for calculating simple areas। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स और कैलकुलेशन की टेक्निक्स निकाली गई, और सिंपल कंस्ट्रक्शन को दोबारा से यूज किया गया उसको रीडिफाइन करने के लिए। तो नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री वाज आल्सो यूज्ड बाय देम फॉर कंप्यूटिंग वॉल्यूम्स ऑफ ग्रेनरीज। ग्रेनरीज होती है जहां पे आपका वीट, राइस, ये सब स्टोर किया जाता है। गोडाउन्स हो गए, आजकल हम उनको गोडाउन्स बोलते हैं। यहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है, उसके लिए भी यूज होता था। फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैनाल्स एंड पिरामिड्स, ये सब इसके यूजेस हैं। दे ऑल्सो न्यू द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टर्नकेटेड पिरामिड सी फिगर। ये जो पिरामिड है इसका एक फॉर्मूला भी उनको पता था। तो विच इज अ बेस और ऑफ अ ट्राइंगल और अ स्क्वायर। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं अभी क्या कहता है इसके अंदर। मेन मेन चीजें हम देखेंगे। फिर बहुत सारे हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने इसको यूज किया, अलग अलग थ्योरीज दी। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, थेल्स, उसने क्या कहा कि द प्रूफ वॉज द स्टेटमेंट दैट द सर्कल इज बाइसेक्टेड। उसने सबसे पहले एक स्टेटमेंट दी कि एक सर्कल को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, और इसको उसने बोला डायामीटर। डायामीटर से उसने बोला हम सर्कल को 2 हाफ में बाइसेक्ट कर सकते हैं। उसने पाइथागोरस, उसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था पाइथागोरस, और पाइथागोरस थ्योरम भी हम जानते हैं, उसने एक पाइथागोरस थ्योरम दी थी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हम इस थ्योरम को जानते हैं। तो बहुत सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज उसने भी दी। और फिर एक टीचर आया, जिस यूक्लिड जो मैथमेटिक्स का टीचर था, उसने क्या किया
इन उसके सारे काम को उसने अरेंज किया, जिसको बोला एलिमेंट्स, और उसने इन एलिमेंट्स को 13 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया और उसको बोला बुक, कि एक बुक बना दी, उसके अंदर 13 चैप्टर्स डाल दिए और उसको बोल दिया उसने एलिमेंट्स एंड बुक्स। तो अब हम देखेंगे कि यूक्लिड की अप्रोच क्या है, वो ज्योमेट्री के बारे में क्या कुछ कहना चाहता है, अब हमें वो जानना है। तो यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी थी, एक्सियम्स दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे। क्या डेफिनेशंस दी थी अब हम वो जानते हैं। उसने पहले बोला अ सॉलिड, सॉलिड आप चीज कोई भी देख सकते हो, जैसे कोई बॉल हो गई, फुटबॉल फिल्ड विद एयर, सॉलिड चीज आप ठोस चीज, किसी भी चीज को सॉलिड बोल सकते हैं। उसकी एक उसका साइज होता है, पोजीशन होती है, एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लाइक चेयर को आप मूव कर सकते हो, बेड को आप मूव कर सकते हो, और उसकी बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं हम, सर्फेसेस। तो दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ स्पेस फ्रॉम अनदर। तो सॉलिड जो है, किसी सरफेस जो है क्या करता है, किसी भी दो पार्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एंड आर सेड टू हैव नो थिकनेस, उसकी कोई थिकनेस नहीं होती। तो बाउंड्रीज ऑफ द सर्फेसेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस। जो सरफेस है उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, या तो वो कर्व्स होंगे या स्ट्रेट लाइंस होंगी, इस टाइप से। दीज लाइंस एंड इन पॉइंट्स, और ये जो लाइंस है ये पॉइंट्स में एंड करती हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो यूक्लिड ने दी थी। अब उसने बोला आगे, कंसिडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स। इन ईच स्टेप वी लूज वन एक्सटेंशन ऑल्सो कॉल्ड अ डायमेंशन। तो क्या कहता है वो, अ सॉलिड हैज 3 डायमेंशन, सॉलिड की 3 डायमेंशन होती है, एल, बी एंड एच। अ सरफेस हैज 2, आप देखो ये सरफेस है, जैसे एक प्लेन पेपर हो गया, इसकी एल और बी होती है, तो एक डायमेंशन कम हो गई। पॉइंट, पॉइंट की कोई डायमेंशन ही नहीं होती। तो आप देखो, हम 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आ गए, या 0 पे आ गए। तो यूक्लिड समराइज दी स्टेटमेंट्स एज डेफिनेशंस, और उसने कुछ डेफिनेशंस दी। लिस्टिंग 23 डेफिनेशंस इन बुक 1, उसने 23 डेफिनेशंस दी बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स में, और उसने कुछ जो डेफिनेशंस दी है उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम 7 डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। पहली है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट का आप देखो, इसका कोई पार्ट नहीं होता, 0 हो गया था ना इसका। अ लाइन, लाइन क्या है, इट इज ब्रेड लेस लेंथ, इसकी लेंथ तो है पर इसकी कोई मोटाई नहीं है। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, ये जो लाइंस है इसके एंड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें ये सारे पॉइंट्स इवनली इस लाइन के ऊपर ही लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस क्या है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ है। द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन्स, आप ये देखो ये क्या है, लाइन्स है, ये एजेस है, इसको हम एजेस बोलते हैं। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। ये देखो ये सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन थी। अब उन्हें आगे ये कहा कि इन डेफिनेशंस को क्या प्रॉब्लम आई, कि इन डेफिनेशंस को जब डिफाइन किया तो कुछ चीजें थी, जैसे हम पूछते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ। अब क्या है, देखो यहाँ पे, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब पार्ट क्या चीज है, पता नहीं भी पार्ट क्या चीज है। तो ये जो रह गई अनडिफाइंड टर्म, इसको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, तो लेंथ क्या चीज है। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, अब पॉइंट क्या चीज है। तो इस तरह से जब हमारी कुछ चीजें अनडिफाइंड रह गई, देखो यहाँ पे, वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन एज अनडिफाइंड टर्म्स। तो इसको या तो हम फील कर सकते हैं या हम फिजिकल मॉडल से बना के दिखा सकते हैं।
फिजिकल मॉडल से बना के हम इसको दिखा सकते हैं, लेकिन हम इसको समझा नहीं सकते, तो इनको हम बोलते हैं अनडिफाइंड टर्म्स। अब आता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होता है? हमारा चैप्टर पोस्टुलेट और एक्सियम्स पे ही टिका हुआ है। तो पोस्टुलेट होता है एजम्पशंस, कुछ ऐसी मान्यताएं, क्या है, दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जो पोस्टुलेट्स हैं वो ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, और जो एक्सियम्स हैं ये भी कुछ एजम्पशंस है, पर ये ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो सम ऑफ द यूक्लिड एक्सियम्स, कुछ एक्सियम्स हैं जो ये हमें याद करने होते हैं और जो क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि एक्सियम्स क्या है। तो पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो फर्स्ट एक्सियम हमें क्या कहता है, उसकी आपको स्टेटमेंट याद करनी है। मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन बता रही हूं। सपोज करो एक ए है, एनीथिंग वो बी के बराबर है, और बी जो है सी के बराबर है। तो क्या कह रहे हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। ये बी, ये बी, ये दोनों एक ही चीज है, तो इसका मतलब हो गया ए जो है सी के बराबर होगा, दैट आर इक्वल टू वन अनदर। ये फर्स्ट एक्सियम की एक्सप्लेनेशन है। अब हम आते हैं सेकेंड एक्सप्लेनेशन पे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। हम मान लेते हैं एक नंबर है ए, वो बी के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। अब हम इसके अंदर कुछ इक्वल चीज ऐड कर दें, सपोज करो हम 2 ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना। आप देखो जब हम सब्जी लेते हैं, तो यहाँ पे हमने एप्पल खरीदा, और यहाँ पे उसका वेट है सपोज करो 200 ग्राम्स। तो अगर यहाँ पे एक एप्पल और डालेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग सेम वेट बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे जितना इसका वेट है वही तो यहाँ बढ़ेगा ना, एक एप्पल जितना वेट बढ़ जाएगा। तो हम कोई भी चीज इक्वल चीजों में जब ऐड करते हैं तो उनका जो होल्स, हम इनको बोलते हैं होल्स आर इक्वल, इनको बोलते हैं होल्स। समझ में आ गया आपको एक्सप्लेनेशन? ये क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इसको ध्यान से समझना। अब है इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। अगेन ए और बी, ये दो चीजें इक्वल हैं, हम इसमें से कुछ माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट करना है, तो ये क्या बच गया, रिमाइंडर। क्योंकि भाई माइनस करने के बाद तो रिमाइंडर ही बचा ना, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। फोर्थ, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो ये एक लाइन है, इसके ऊपर मैं एक दूसरी लाइन सेम टू सेम ऐसे बना दूं। ये एक ए बी लाइन थी 5 सेंटीमीटर की, हमने एक लाइन बनाई सी डी 5 सेंटीमीटर की ही, इसके ऊपर कोइंसाइड कर गई। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो दोनों इक्वल होंगी ना। तो ये यही तो बोल रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो हमने ए बी को और सी डी को कोइंसाइड किया, तो क्या आया, ए बी इज इक्वल टू सी डी। है ना इजी? एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए तो आप यूज कर पाओगे। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये एक पिज्जा है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये एक पार्ट और ये होल है ना। तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, है कि नहीं? भाई बड़ी चीज तो उसके पार्ट से बड़ी होगी ना। सिक्स्थ, ये एग्जाम क्या कहते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल, तो एक ए है एक बी है, इसको डबल करो, इसको भी डबल करो, ये दिया हुआ थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। अगर ये दोनों डबल हो जाएं तो क्या है, वो चीजें ए और बी भी तो इक्वल होगा डियर।
ए और बी भी इक्वल होगा। किसी चीज का डबल अगर इक्वल है तो उसका जो ओरिजिनल है वो भी तो इक्वल होगा। अगर किसी के पास 10 रुपीज है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 into 5, 2 into 5। तो बेटा 5 और 5 भी तो इक्वल होगा ना। समझ आ गया। सेवेंथ, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये ए और बी दो नंबर हैं, अब इनका हाफ कर दो तो हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। सपोज करो एक नंबर है 4, एक बच्चे के पास 4 रुपए, दूसरे के पास भी 4 रुपए हैं। तो अगर हम इसका हाफ कर दें दोनों तरफ तो 2 और 2, तो जो दोनों के पास 2-2 रुपए बचेंगे वो भी तो इक्वल होंगे ना। तो वो ये कहना चाह रहा है। तो ये है हमारे कुछ एक्सियम्स जो आपको याद करने हैं। अब है कुछ पोस्टुलेट्स जो हमें पढ़ने होते हैं, ये भी हमें याद करने होते हैं, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है पोस्टुलेट नंबर 5। तो पहला पोस्टुलेट है, ये सारे ज्योमेट्री से रिलेटेड है। एक्सियम्स कॉमन टर्म से रिलेटेड थे, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते थे। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये एक पॉइंट है और ये एक दूसरा पॉइंट है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं ना। तो ये इसका मतलब ये है। अब इसी से रिलेटेड आया एक्सियम 1, एक्सियम 5.1। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। तो यही तो बनाया था, ये दो पॉइंट्स है, इससे एक ही तो लाइन पास करेगी। और पोस्टुलेट क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अगर ऐसे हो तो हम ऐसे बना सकते हैं, अगर ये पॉइंट ऐसे है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, पर है तो स्ट्रेट ना, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जा रही ना। तो ये पोस्टुलेट का मीनिंग है। और उसने दूसरे वर्ड्स में कहा कि दो पॉइंट से एक लाइन पास करती है, ये एक्सियम बन गया। पोस्टुलेट 2 क्या कहता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ये एक लाइन है जो खत्म हो चुकी है, या कह लो कि ये 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो ये एक्सटेंड कर दी उसने बेटा। ये लेफ्ट पे एक्सटेंड हो सकती है, कितनी भी लंबी, कितनी भी लंबी एक्सटेंड कर सकते हो इसको। ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो ये हमारा अगर रेडियस है तो आप यहाँ पे पॉइंटर रखो, यहाँ पेंसिल, और ऐसे सर्कल बना दो, ये बन गया। ठीक है, इजी। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है, सपोज करो ये एक राइट एंगल है, इसका मेजरमेंट क्या है 90 डिग्री। अब अगर मैं एक ऐसी फिगर बना दूं तो इसका मेजरमेंट ये 90 डिग्री। तो ऑल राइट एंगल्स इक्वल टू वन अनदर होंगे ना, क्योंकि उसका यूनिक ही तो मेजर है। राइट एंगल क्या है 90 डिग्री, और कोई मेजरमेंट होता ही नहीं है, तो वो इक्वली आएगा। पोस्टुलेट नंबर 5, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, देखो ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और उस पे एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अगर सपोज करो आपने ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े हुए हैं, तो इंटीरियर एंगल्स ये वाले होते हैं। तो बोल रहा है द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अगर इन दोनों का सम लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब टू राइट एंगल्स का मतलब हो गया लेस देन 180 डिग्री है। अगर इन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री है तो क्या होगा, ये दोनों लाइंस, देखो मैं अब दोबारा बताती फिगर बना के, ये कम लेना है, ये तो ज्यादा हो गया, मैं दोबारा बता देती हूँ। ऐसे देख, ये इन दोनों का सम जो है आप देखना, ये लेस देन 180 है, मेजर करोगे, ये भी एक एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, तो लेस देन 180 आएगा।
तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये जाके यहाँ मीट कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी। तो क्या कह रहा है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, अगर हम इनको प्रोड्यूस करेंगे, दे मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। जहां पे सम लेस देन टू राइट एंगल्स होगा वहां पे जाके मीट कर जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ नहीं मीट करेंगी, ये गैप बढ़ता जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 180 है और ये लेस देन 180 है। समझ में आ गया? तो जहां भी सम लेस देन 180 होगा वहां पे ये मीट कर जाएंगे। ये पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बताओ पोस्टुलेट नंबर 5 की डेफिनेशन क्या है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब आता है वर्ड कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मीनिंग, इसमें क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कंसिस्टेंट वर्ड हो गया कि सपोज करो हमें एक एक्सियम दिया हुआ है और हमने इससे कोई स्टेटमेंट प्रूफ करी है, इसको यूज करके कोई स्टेटमेंट प्रूफ कर दी, तो अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है इसको, दोनों स्टेटमेंट इजीली, एक स्टेटमेंट को लेके दूसरी स्टेटमेंट हम इजीली प्रूफ कर पाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। लेकिन अगर एक एक्सियम को लेके हम कोई जो स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है तो हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो आप ये ध्यान रखना। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस, किस किस तरह के होते हैं। मैं एग्जाम्पल्स आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। इजी है, छोटी सी एक्सरसाइज है पर डेफिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये एक सिंगल पॉइंट है, तो इससे कितनी लाइंस पास करेंगी? एक ही करेगी? नहीं भाई, ये भी तो कर रही है, ये भी तो कर रही है, ये भी तो कर रही है, तो इट इज फॉल्स। तो इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू a single point. There are an infinite number of lines which can pass through two distinct points. Again false. दो पॉइंट से एक लाइन पास करेगी। A terminated line can be produced indefinitely on both sides. तो it is true, ये हमारा postulate है। If two circles are equal, then their radii are equal. हाँ, it is true. Why? क्योंकि जब हम एक सर्कल बनाएंगे उसके ऊपर दूसरा सर्कल आप सुपर इम्पोज कर दो, उसी के ऊपर रख दो, तो उनका रेडियाई इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इफ ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो क्या ए बी और एक्स वाई बराबर होगा? यस, ये हमारा एक्सियम है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक्सियम नंबर 1 आप मेंशन करोगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स? बच्चा देखो अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें डिफाइन करना है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, डेफिनेशन देनी है। द लाइंस विच नेवर मीट, टू लाइंस विच नेवर मीट एंड हैव द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है? द टू लाइंस विच हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इन बिटवीन देम। दो लाइंस के बीच में जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है उसे परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होती है? इट हैज अ डेफिनेट लेंथ, इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, 2 की होगी, 3 की होगी, एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ये एक्सटेंड नहीं कर सकते हम इसको, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, ना यहाँ ना यहाँ, एक्सटेंड नहीं कर सकते हम। ठीक है? रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है? ये सर्कल है, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या बोलेंगे? इट इज अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी पार्ट के ऊपर सेंटर से अगर हम लाइन बना दें तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ये इसके रेडियाई हैं। कितने रेडियाई होते हैं? इनफाइनाइट रेडियाई अ सर्कल कैन हैव। ठीक है? व्हाट इज अ स्क्वायर? A square is a polygon. Polygon means a closed figure. A
A square is a closed figure made up of line segments, जो लाइन सेगमेंट से बनी है, whose angles, all the angles are of equal measure. स्क्वायर के जो सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं ना, तो सब इक्वल मेजर के होते हैं. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. तो क्या ये ट्रू है? हाँ भाई, ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, तो इसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है सी, आ रहा है. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर ऑन द सेम लाइन. तो देखो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये भी सेम लाइन पे है. अब क्या कह रहा है? डू दीज टू पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स. हाँ है ना, यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म क्या है यहाँ पे? एक तो है पॉइंट, ये अनडिफाइंड है, और लाइन भी हमारी अनडिफाइंड थी, है ना, ये अनडिफाइंड टर्म्स है. अब आगे, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? तो यस, कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा ये किससे आ रही है, ये दोनों स्टेटमेंट ये हमारी आ रही है इस पोस्टुलेट से. ये वाला पोस्टुलेट नंबर 1 जो था, उससे हमारी स्टेटमेंट आ रही है क्या? अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट. देखो स्ट्रेट लाइन बना दी ना, तो इससे हमारी ये दोनों स्टेटमेंट आ रही है, कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रही ना, तो दे आर कंसिस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that ये A है, ये B है, और कह रहा है C इसके बीच में लाई कर रहा है, then prove that AC is equal to half of AB. बेटा स्कूल में ना इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से देखना. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम AC ऐड कर देंगे दोनों तरफ. तो यहाँ पे हमने क्या एग्जाम लगा रहे हैं? when equals are added, यहाँ पे AC इज इक्वल टू BC लिख दो. equals are added to equals, the wholes are equal. तो इसको हम यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2AC, और बी AC और BC को ऐड करके क्या आ रहा है? AB. तो यहां से AC कितना आ जाएगा? इसको नीचे ले जाओ, तो AC आ जाएगा हाफ ऑफ AB. AB आ गया समझ? हमने फिगर भी बना दी, एक्सप्लेनेशन भी दे दी. क्वेश्चन नंबर 5 है. इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ AB. अब देखो AB था, और यहाँ पे आगे AC जो है, क्या बोला हमने? हाफ ऑफ AB है. तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट. हम मान लेते हैं, वो कह रहा है कि इस एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, हम मान लेते हैं इसके 2 मिड पॉइंट है. ठीक है. लेट AB हैज 2 मिड पॉइंट्स, पॉइंट C एंड पॉइंट D. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? AC is equal to half of AB and AC is equal to half of AD. सॉरी, AD ये भी तो मिड पॉइंट है ना, हाफ ऑफ AB. तो अब देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ये दोनों चीजें सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा? AC is equal to AD. AC और AD बराबर होने का मतलब क्या हुआ? C and D कोइंसाइड. दोनों एक ही तो पॉइंट है बेटा, तभी तो इक्वल आएगा ये. ठीक है. 6. इफ AC इज इक्वल टू BD, यहाँ पे देखो AC और BD, AC यहां से लेके यहां तक और BD दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD. तो हमें दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BD. देखो AC में और BD में ये हिस्सा जो है ना, ये दोनों में आ रहा है, तो ये माइनस कर दो.
सी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी तो हमें प्रूव करना है, और जो गिवन था वो था ए बी इज इक्वल टू, सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी डी हमें दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है ये। तो बी डी में से इसे बी सी माइनस करेंगे, बी सी माइनस कर दो। देखो ए सी में से जब हम बी सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी, और बी डी में से बी सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सी डी। ये आ गया, हेंस प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया ना। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कहता है वो, कोई एग्जाम्पल है तो। ये है, if A, B, C are 3 points on a line and B lies between A and C, then prove that AB plus BC is equal to AC. देखो यहाँ पे क्या है, AC जो है AC के साथ कोइंसाइड कर रहा है ना। और AC को हम कैसे लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू AC, इस AC को लिख दो AB प्लस BC, हो गया, आ गया ना ये आंसर। क्योंकि हमने एक एग्जाम पढ़ा, थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो सारे एग्जाम लगा रहे हैं। प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली, आपको पता है कि विद एनी रेडियस वी कैन ड्रॉ अ सर्कल। तो यहां से हम कंपास रखेंगे, कंपास को यहां तक खोलेंगे और एक आर्क बना देंगे, फिर सेम रेडियस लेंगे हम, यहाँ एक आर्क बनाएंगे और हम उसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हैं। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, ये सिर्फ इतना सही है। बस इस पोस्टुलेट नंबर 5 को बहुत अच्छे से याद कर लेना। किसको याद करना है, सारे एग्जीम्स और पोस्टुलेट तो करने ही करने हैं, बट द मेन इज पोस्टुलेट नंबर 5, जो स्टार मार्क कर लो इसको डबल, ये अच्छे से रट लेना। और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। These are the questions which are asked in every exam. ये 4, 5 and 6 तो मैंने आपको बता दिया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यहीं तक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी फायदा हो। एंड कीप प्रैक्टिसिंग।